Hello students, welcome to Multi Education Corner. We are here again with the chapter Land, Water, Soil, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So this is our third lecture and in this lecture we will discuss about the water resource. So student, अगर हम water की बात करें तो water covers about 70% of our planet Earth, यानी हमारा जो planet है Earth उसमें 70% जो है वो water है और 30% अभी हमने लास्ट लेक्चर में लैंड के बारे में आपको बताया था। तो 70% वाटर तो है, देखने में तो लग रहा है बहुत ज़्यादा वाटर है, हम जितना चाहें इसका यूज़ करें और जैसे चाहें इसका यूज़ करें। और स्टूडेंट हमारी अर्थ पर ही वाटर अवेलेबल है, सो दैट इसको हम वाटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर जो है हमारी अर्थ का वो कैसा है, सलाइन है, वो खारा है, वो नमकीन है, जिसको हम अपने पीने के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। सो दैट ये दिमाग में अगर चल रहा है कि वाटर बहुत ज़्यादा है, इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स है और हम इसको जैसे चाहें जहाँ चाहें यूज़ कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट। इस रिसोर्स को भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। अब अगर जो 70% वाटर मैंने आपको बताया, उस 70% का अगर हम 100% बना लें तो 100% में से 97% वाटर स्टूडेंट ओशियन वाटर है, जो ओशियंस में है, जो कैसा है, खारा है, जिसको हम पी नहीं सकते। ओनली 3% जो है वो कैसा है, फ्रेश वाटर है, जिसको हम अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस 3% में भी हमारा 2% जो वाटर है वो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर की फॉर्म में हमारे माउंटेन्स पर है, सो दैट ये सॉलिड फॉर्म में है, हम इसको ड्रिंकिंग में यूज़ नहीं करते हैं। ओनली 1% ऑफ वाटर जो बचा हमारा अर्थ के सरफेस पर वो फ्रेश वाटर है, जिसको हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास वाटर कितना अवेलेबल है। अभी तक हमारे दिमाग में क्या था कि 70% वाटर है और 30% लैंड है, बट ऐसा नहीं है। 70% है ज़रूर, बट उसमें से 70% का अगर हम 100% बना लें तो 97% हमारा ओशियंस में है, जो वाटर बहुत ही ज़्यादा खारा है, और 3% फ्रेश वाटर है, उसमें भी 2% आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स है, और 1% अर्थ सरफेस पर फ्रेश वाटर है या लिक्विड फॉर्म में वाटर है, जिसको हम पी सकते हैं। सो दैट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको कंजर्व करें। और ये 1% जो वाटर है वो सपोर्ट करता है रिच वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस को, यानी 1% जो वाटर बचा अर्थ पर वो ही हमारी रिच वैरायटी ऑफ प्लांट को, यानी जितने भी हमारे अर्थ पर प्लांट हैं, और एनिमल्स को और ह्यूमंस को की लाइफ को सपोर्ट करता है। स्टूडेंट एज यू ऑल नो, इट इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ वाटर। वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है हमारा, लेकिन अगर हम देखें तो ये रिन्यूड कैसे होता है, थ्रू वाटर साइकिल। इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इज़ रिन्यूड थ्रू वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या होती है, तो एक मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। इफ़ ये डायग्राम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, ये पॉन्ड है और ये रिवर है। इसके अलावा और भी हमारी वाटर बॉडीज़ जिनमें पानी होता है, उनसे क्या होता है, जब सन की रेजेस उन पर पड़ती हैं तो वाटर कैसा होता है, हीट अप होता है, गर्म हो जाता है। और जब हीट अप होता है ये वाटर, तो ये कैसा होता है, एवेपोरेट होने लगता है। एवेपोरेट का मतलब है भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है, और भाप बनकर ये यहाँ पर क्या करता है, इकट्ठा हो जाता है। और जब यहाँ पर इसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो ये क्लाउड की फॉर्म ले लेता है, और क्लाउड में जब बहुत हैवी क्लाउड हो जाते हैं तो ये फिर से रेन के रूप में उन्हीं वाटर बॉडीज़ में वापस आ जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल कहलाती है, और ये इस तरह से हम कहते हैं कि वाटर जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, और ये वाटर साइकिल के थ्रू अपनी फॉर्म को रिन्यू करता रहता है। अब यूजेज ऑफ वाटर की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हम
कह सकते हैं कि शायद ही हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हो जो वाटर के बिना हो सकती हो। पहली बात तो ड्रिंकिंग में ही हम इसको यूज़ करते हैं, फिर वॉशिंग, आफ्टर दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ऑल इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारी वाटर से ही बनती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ड्रिंकिंग में साथ साथ वॉशिंग, कुकिंग, एवरीथिंग हमारी लाइफ में, यानी हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट वाटर। तो यूजेस ऑफ वाटर तो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल यूजेस हैं वाटर के, लेकिन सम इम्पॉर्टेंट भी हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग एवरीथिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रीज़ एंड जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें तो यूज़ करते हैं वाटर का, बट सम चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस टू वाटर अवेलेबिलिटी क्या? राइजिंग डिमांड ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन, यानी पानी की बढ़ती हुई डिमांड, राइजिंग डिमांड, अर्बनाइजेशन जिस तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है उसको अर्बनाइजेशन कहते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन जिस तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन जिस तेज़ी से हम अपने पानी को गंदा कर रहे हैं, इसके अलावा क्लाइमेट जिस तरह से चेंज हो रहा है, जब बारिश होने का सीज़न है तब नहीं हो रही है, जब नहीं है सीज़न तब हो रही है, जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ अब कमी आ रही है, जिन एरियाज़ में नहीं होती थी वहाँ बारिश बहुत हो रही है सडन से। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन। ठीक, तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो वाटर की अवेलेबिलिटी पर इफ़ेक्ट डालते हैं और इनसे जो पूरा का पूरा साइकिल है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, अब स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन, कुछ रीजन वर्ल्ड में ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी होती जा रही है डे बाय डे। वो कौन कौन से रीजन हैं? हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। अफ्रीका तो मालूम है आपको, सबसे बड़ा डेजर्ट है वहाँ पर, सहारा डेजर्ट, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर वाटर की बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है। सेकेंड हमारा वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, दोनों ही साइड का एशिया हमारा कंट्री भी इसी में आता है। पार्ट ऑफ वेस्टर्न अमेरिका, अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया, और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया। इन सब जगह पर पूरे वर्ल्ड में वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी आ रही है। सो दैट हमको क्या करना चाहिए? हमको इसको कंजर्व करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम इसको कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो शॉर्टेज हो जाएगी वाटर की, और वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी तो वो किस तरह से हमारे ऊपर इफेक्ट डालेगी, हमारी लाइफ पर किस तरह से इफेक्ट डालेगी? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये हमारी हेल्थ पर इफेक्ट डालेगी, बिकॉज अगर हम वाटर को गंदा करते चले जाएंगे, पॉल्यूट करते चले जाएंगे, तो क्या होगा? हमारी हेल्थ जो है वो सबसे पहले ख़राब हो जाएगी हमारी हेल्थ। और हाँ, क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम जब डर्टी वाटर पिएंगे तो क्या होगा? हमारी हेल्थ पर सबसे पहले इसका असर पड़ेगा। सेकंड वन है स्टूडेंट हंगर। अब आप सोच रहे होंगे कि हंगर से वाटर का क्या रिलेशन? तो स्टूडेंट बिल्कुल है रिलेशन, बिकॉज प्यास हमारी ज़रूर बुझती है पानी से। पानी जब हम जब ड्रिंक करते हैं तो हमारी प्यास बुझ जाती है, प्यास ख़त्म हो जाती है। बट इसका सीधा सीधा रिलेशन, अगर स्केर्सिटी होती है वाटर की या शॉर्टेज होती है वाटर की, तो हम भूखे भी रह जाएंगे। बिकॉज आप सभी को मालूम है वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, हमें पानी की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर के लिए भी। सो दैट हम अगर एग्रीकल्चर के लिए वाटर नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फूड नहीं आएगा, हम वाटर के बिना ग्रो नहीं कर पाएंगे अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, और इसके अलावा हमारे एनिमल्स भी मर जाएंगे बिकॉज उनको फॉडर नहीं मिल पाएगा। फॉडर मीन्स चारा नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब अगर शॉर्टेज होती है वाटर की तो हमारी हेल्थ पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और हम भूखे भी रहेंगे, यानी हंगर भी फैलेगी। नेक्स्ट है एजुकेशन। आप कहेंगे एजुकेशन का यहाँ कहाँ से आ गया रिलेशन वाटर से? तो स्टूडेंट सरप्राइज्ड एट हाउ द वाटर प्रॉब्लम इज कनेक्टेड टू एजुकेशन। तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आप सभी को मालूम है बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, पानी की कमी है। सो दैट गर्ल चिल्ड्रन जो हैं, यानी गर्ल चाइल्ड जो होते हैं, लड़कियां, उनको बहुत दूर तक फैमिली के लिए वाटर कलेक्ट करने के लिए जाना पड़ता है, और पैदल कई कई किलोमीटर तक जाते हैं ये लोग। जैसे कि हम थार डेजर्ट राजस्थान वाले एरिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पानी की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से कई कई किलोमीटर तक लोगों को जाना होता है अपने सरों पर मटके वगैरह ले करके, और कुओं से जहाँ होते हैं अवेलेबल, ये वहाँ से वाटर ले करके आना होता है। सो दैट वो लोग पूरा टाइम वाटर को ही कलेक्ट करने में फैमिली के लिए उनका निकल जाता है, और वो
स्कूल नहीं जा पाते हैं इसकी वजह से। तो एजुकेशन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है लास्ट हमारा पॉवर्टी यानी कि गरीबी। द एक्सेस ऑफ क्वालिटी वाटर इज की टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे जैसे पानी ज़्यादा होगा हमारी कंट्री में तो क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, कॉमर्शियल फार्म वगैरह में काम आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से गरीबी जो है वो ख़त्म होगी। तो स्टूडेंट, शॉर्टेज ऑफ वाटर हमारे ऊपर इस 4 टाइप से इफ़ेक्ट डालता है, हमारी सेहत पर, हमारी हेल्थ पर, हंगर, एजुकेशन और पॉवर्टी। अब स्टूडेंट बात आती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट, ये तो हमें मालूम है रिन्यूएबल सोर्स है वाटर, बट ओवर यूज़ और पॉल्यूशन ये बहुत बड़ी समस्याएं हो गई हैं बहुत, जिसकी वजह से वाटर जो है रिन्यूएबल होने के बावजूद भी हमारे यहाँ शॉर्टेज इसकी हो रही है। ओवर यूज़ हो रहा है। अब ओवर यूज़ क्यों हो रहा है? एक तो इरिगेशन एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए फूड ग्रो करना है, एंड सेकंड हम उसको गंदा भी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, पॉल्यूशन को भी बढ़ा रहे हैं, इसी वजह से इसकी शॉर्टेज हो रही है। तो कंजर्वेशन ज़रूरी है। इसके अलावा हम इरिगेशन एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे हैं और साथ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोडक्ट करने के लिए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स नेचुरल फर्टिलाइजर्स की जगह हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर में ये फर्टिलाइजर्स पहुंच जाते हैं और इस पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और इसके अलावा अनट्रीटेड सीवेज यानी सीवेज सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो या फिर हमारे घरों का हो। डायरेक्टली नालों के थ्रू हमारी रिवर्स में इसका गंदा पानी छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है। और इसके अलावा नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल रीच ह्यूमन बॉडी, जिसकी वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल जो केमिकल हैं वो ह्यूमन बॉडी तक पहुंच जाते हैं। तो कंजर्वेशन वाटर रिसोर्स का किस लिए ज़रूरी है, ये वजह है जिसकी वजह से ये पानी हमारा ख़राब हो रहा है। अब क्या क्या हम कर सकते हैं इसके कंजर्वेशन के लिए, हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? तो एक तो ट्रीटिंग इफ्लुएंट, यानी जो फैक्ट्रीज से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है उनको क्या किया जाए, फिल्टर किया जाए पहले, तब कहीं उसको डंप किया जाए। दूसरा, फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। रेन वाटर की हार्वेस्टिंग, सभी को मालूम है 6 और 7 क्लास में आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा है, मतलब रेन वाटर को स्टोर करना। छत पर जो हमारा रेन हो रही है उसका वाटर क्या होता है, हमारे घरों के पाइप्स के थ्रू डायरेक्ट नालियों में चला जाता है। इससे बेटर ये है कि हम उसको कुछ टैंक वगैरह बना दें नीचे, और छत का पानी जो आए वाटर वो हमें क्या कर दें, एक पाइप के थ्रू उस टैंक में जोड़ दें, जिससे कि जो रेन का वाटर है वो हम उसको सेव कर लें और बाद में अपने गार्डन में या दूसरी चीज़ों में यूज़ कर लें। या हम नहीं भी यूज़ करना चाहते तो हम अंडरग्राउंड उसको वो चला जाएगा, नीचे मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, तो क्या होगा, रेन वाटर की ये हार्वेस्टिंग होगी। ये मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा प्रॉपर लिंकिंग ऑफ कैनल टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर, यानी प्रॉपर लिंकिंग होनी चाहिए कैनल्स की। कैनल ओपन कैनल है मोस्टली, और कभी किधर ही बह रहा है पानी, वेस्ट जा रहा है, कहीं कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पॉल्यूशन जा रहा है उसमें, कहीं लोग अपने जानवरों को नहला रहे हैं। तो प्रॉपर लिंकिंग होनी चाहिए। हमें कैनल्स ज़्यादातर अंडरग्राउंड बनाने चाहिए, पाइप्स के थ्रू उनको जोड़ना चाहिए, जिससे कि वाटर के यूज़ को मिनिमाइज़ किया जा सके। इसके अलावा स्प्रिंकलर्स एंड ड्रिप सिस्टम शुड बी यूज्ड, यानी स्प्रिंकलर्स का मतलब है, एक तरीके से आप सिंपल लैंग्वेज में सुन लीजिए कि आर्टिफिशियल रेन कर देना, ठीक है। अपने खेतों तक कुछ स्प्रिंकल का यूज़ करना, जिससे कि क्या होता है कि आर्टिफिशियली 1 घंटा अगर आपने उसमें पानी चला दिया तो वो आर्टिफिशियल तरीके से बारिश हो जाती है, फव्वारे के तौर पे पानी गिरता है प्लांट्स में। तो उससे जो हमारा हम 2-3 घंटे में किसी खेत को भर सकते हैं, वो 1 ही घंटे में उतना ही यूज़ होगा जितना हम वैसे करते हैं। तो ये वाला मेथड यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा ड्रिप सिस्टम यूज़ करना चाहिए, जो राजस्थान जैसे एरियाज़ में कुछ लोगों ने कर भी रखा है, और ये ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बहुत स्कैर्सिटी है पानी की, वहाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ पर हमने वाटर रिसोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।